हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड या फिर इसके साथ साथ राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा यानी आपके पटवारी, वीडियो, एसआई, कांस्टेबल या फिर जेलर या फिर राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर वाला, आपके प्रश्नों वाला मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। पीवाईक्यू रिलेटेड है। सभी के सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो साथियों, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप उन दोस्तों का भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपके सामने, जीके से रिलेटेड है। तो पहला प्रश्न है, राज्य में शुष्क जलवायु प्रदेश वाले जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं ऑप्शन में जो शुष्क जलवायु प्रदेश से आपके संबंध रखते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपके सामने, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या जोधपुर। और आपके हो दूसरा ऑप्शन है भरतपुर, करौली, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ए वाला, यानी आपके शुष्क जलवायु के अंतर्गत आ जाएंगे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर। यानी ये जो चारों जिले हैं आपके शुष्क जलवायु प्रदेश वाले जिले कहलाएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि अति शुष्क यानी शुष्क से भी और ज्यादा शुष्क वाले जिले कौन से हैं, तो उनमें आ जाएंगे आपके जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर, बाड़मेर आपके आ जाएंगे अति शुष्क जिलों के अंतर्गत। ठीक है, इस प्रकार ये यहाँ पर पूरा तो है। देखिए नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? देखिए राजस्थान में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी जलवायु पाई जाती है, पर कौन सी नहीं पाई जाती है वो कौन से इनमें से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपके सामने, शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र और ध्रुवीय। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। शुष्क बिल्कुल आपके रेगिस्तान है, तो शुष्क और अर्धशुष्क तो होगी। और आर्द्र जलवायु भी आपके कई कई स्थानों पर आर्द्र जलवायु भी है, तो ये भी करेक्ट हो गया। पर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके ध्रुवीय, यानी ध्रुवीय जलवायु आपके राजस्थान में कहीं नहीं पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु आपके उत्तरी भारत में और ऊपर पाई जाती है, कश्मीर साइड में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सत्य, आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं 30 से 35 प्रश्न, तो यानी कि सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है आपके बिल्कुल रिलेटेड लेकर आए हूं, क्योंकि ये जो पीवाईक्यू है, सभी के सभी लगभग सभी प्रश्न आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड ही है। एक आधा प्रश्न आपके अलग से आया है, बाकी सभी के आपके पीवाईक्यू प्रश्न है। तो सभी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है और सभी आपको नोट करने, नोट्स बनाने हैं साथ के साथ। और सबसे जरूरी काम क्या है कि ये जो 30 प्रश्न है आपको इनके साथ साथ उत्तर बताते जाना है। जैसे कि आपने अगर यहाँ पर कर लिया है यहाँ पर, तो ABCD, तो ये आपको साथ के साथ कमेंट में उत्तर बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आप साथ के साथ तैयारी कर रहे हो या पूरी की पूरी क्लास देख रहे हो। स्किप किए बिना आपको पूरी क्लास देखनी है। सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये 30 प्रश्न सिर्फ देखने के हैं। बाकी साथ के साथ अगर इनके हल करते जाएं, तो एक प्रश्न में मैं इतनी डिटेल दूंगा कि आपके 5 प्रश्न और साथ के साथ हल हो जाए। 3 प्रश्न तो आपके कहीं नहीं जा रहे, एक प्रश्न से 3 प्रश्न कहीं नहीं जा रहे, गारंटी के साथ आपके बिल्कुल हल करने वाले प्रश्न है। तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अंत तक साथ में बने रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न देखते हैं कि पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है, यानी एक आधुनिक सिद्धांत दिया, वो किससे संबंधित है? अल्निनो से, मानसून की उत्पत्ति से, टोर्नेडो से या फिर पश्चिमी विक्षोभ से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके मानसून की उत्पत्ति से। पी कोटेश्वरम का आधुनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? मानसून की उत्पत्ति से। और पश्चिमी विक्षोभ किससे संबंधित है? मावट से। यानी मावट किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? यानी दूसरा नाम बोल सकते हैं या फिर प्राचीन नाम, यानी पहले किस नाम से जानी जाती थी? खारी नदी, लूनी नदी, चरमावती नदी या फिर पार्वती नदी? तो इसे यहाँ पर चरमावती या चर्मवती ये नदी भी कहते हैं, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। अगर साथ साथ हम चंबल नदी के दूसरे नामों की बात करें, तो ये हो जाएगा एक आपके कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु। और भी अगर इसके साथ साथ नाम की बात करें, तो 12मासी नदी, यानी 12 महीने आपके बहती हुई नदी कौन सी है? 12मासी नदी चंबल नदी। अपने राजस्थान में 12मासी नदी कौन सी है? चंबल नदी। और साथ साथ आपके नित्यवाही नदी, नित्यवाही नदी। और एक और नाम है इसका, सदावाहिनी नदी, सदावाहिनी नदी। इस प्रकार ये सभी इसके उपनाम है। कोई सा भी आपके प्रश्न आ सकता है कि चंबल का उपनाम कौन सा है? चर्मवती, राजस्थान की कामधेनु, 12मासी नदी, नित्यवाही नदी और सदावाहिनी नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने है,
अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। अंतः प्रवाहित क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। अंतः प्रवाहित मतलब जो नदी अपना जल किसी अन्य में या फिर किसी समुद्र तक नहीं पहुंचा सकती है, किसी समुद्र तक नहीं पहुंचा पाए यानी जो बीच में ही अपने जो भूमिगत हो जाती है वो भूमिगत नदी वो बोल सकते हैं इसको, भूमिगत नदी। तो वो नदी होती है आपकी अंतर्प्रवाहित नदी। और इनमें से पूछा है कौन सी नहीं है, तो सांबी, कांतली, कांकाली या खारी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी खारी नदी, आपकी अंतर्प्रवाहित नदी नहीं है। और अगर बात करें और कौन कौन सी अंतर्प्रवाहित नदी है, तो जैसे अगर आपके राजस्थान में हो जाएगी घग्गर नदी, एक हो जाएगी आपके कांतली नदी, कांकानी नदी, एक और साथ में हो जाएगी आपके मंथा, रूपनगढ़। और नदी कौन सी है, साबी नदी। और नदी रूपारेल नदी। रूपारेल नदी कहाँ पर है आपके, थानागंज अलवर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है। यानी यहाँ पर प्रश्न में पूछना क्या चाह रहा है हमसे कि कांटल की गंगा, यानी कांटल की गंगा किसे कहते हैं और कामधेनु किसे कहते हैं, जो यानी क्रमशः यानी दोनों नाम साथ के साथ चल रहे होंगे। यानी आगे होगा आपके कांटल की गंगा का नाम और पीछे होगा आपके कामधेनु का नाम। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो रहा है, बनास और काली सिंध, लूनी और परवन, जोजरी और बाणगंगा या फिर माही और चंबल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके माही और चंबल। यानी माही और चंबल को क्या क्या नाम से जानते हैं, माही को जानते हैं कांठल की गंगा, और चंबल हो जाएगी आपके कामधेनु। चंबल के हमने अभी बहुत सारे नाम याद किए। और साथ ही साथ अगर माही की बात करें तो माही का एक और नाम हो जाएगा आपके दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। आपके कमेंट में एक होमवर्क का प्रश्न है, HW है आपके लिए कि ऐसी कौन सी नदी है, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी यहाँ पर प्रश्न क्या हो गया कि जैसे ये कर्क रेखा जा रही है तो ये नदी इस प्रकार से वापिस 2 बार काट रही है, ये 2 स्थान पर यहाँ पर। तो ये आपके जो ये दोनों स्थान पर जो ऐसी नदी कौन सी है वो बताना है आपको होमवर्क में, नहीं आपको कमेंट में बताना है। ये आपका काम है आज का कि कमेंट में ये इसका आंसर तो आना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपके राइट आंसर हो गया माही और चंबल। और अगर इसकी अधिक जानकारी लें तो ये दोनों नदी यानी जो माही नदी आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी बहती है, और चंबल नदी तो पूरे राजस्थान में, जैसे ये पूरी एक तरह से अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगर आहर नदी का उदय सागर के बाद नाम हो जाता है, यानी आहर नदी जो पहले जैसे कि यहाँ से उद्गम स्थल से निकली, बीच में आपके उदय सागर झील आई, फिर यहाँ से वापस निकली, तब इसका इधर तो नाम था आहड़, पर इधर जाके नाम इसका क्या हो गया आगे बढ़कर, तो माही, जाखम, सोम या बेडज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेडज, यानी आपके मेवाड़ में बहने वाली नदी है ये बेडज नदी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, यानी अपने राजस्थान के जो या फिर पूरे बोल सकते हैं विश्व का जो जलवायु का वर्गीकरण किया है, उसमें कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की है, यानी इन्होंने अलग अलग प्रकार से दिए, जैसे AW, BWH, यानी अलग अलग प्रकार की जो जलवायु है। तो AW प्रकार की जलवायु कौन से जिले में नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर या बूंदी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बूंदी। यानी AW जलवायु कौन सी जलवायु को कहते हैं हम, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु। कौन सी जलवायु होती है, AW, यानी AW मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जो अपने कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग में और झालावाड़ के अंदर पाई जाती है। और साथ में एक और जिला आ जाएगा आपके सिरोही, सिरोही में भी ये प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी AW प्रकार की। अगर बात करें कि पूरी जो ये AW है, यानी आपके हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसका प्रतिनिधि यानी मेन यहाँ इसका लक्षण कहाँ पर दिखता है, तो डूंगरपुर में। डूंगरपुर में किस प्रकार दिखता है कि यहाँ पर सर्दी में तो ज्यादा सर्दी पड़ती है, सर्दी में प्लस सर्दी यानी बहुत सारा एक्स्ट्रा सर्दी होती है, और गर्मी में और भीषण गर्मी पड़ती है। तो इस प्रकार ये पूरा अगुवाई करता है इसका अपने AW का। और अगर बात करें अगर इसके तापमान की, तो गर्मी में इसका तापमान हो जाएगा आपके 30 से 40 डिग्री, और इसका हो जाएगा 12 से 15 डिग्री सर्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदयपुर में प्राप्त सामोली शिलालेख इंपोर्टेंट रहने वाला है, किस समय का है, 7वीं सदी का, 11वीं सदी का, 12वीं सदी का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7वीं सदी का शिलालेख है। और किसका है, तो गुहिल शासक
मेवाड़ पर गुहिल शासक का जो शासन था, उनमें से गुहिल शासक शिलादित्य के समय का है। क्या नाम है शासक का? शिलादित्य। इन्होंने यहाँ पर पूरे अपने मेवाड़ की आर्थिक सामाजिक इस प्रकार से पूरी की पूरी डिटेल इस शिलालेख में दी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के बिलों में कालाजी हैं, केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, या फिर आदिनाथ जी, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी आपके जो उदयपुर जिले में दुर्लभ स्थान है, कौन सा स्थान? दुर्लभ स्थान। यहाँ पर क्या है कि आपके आदिनाथ जी यानी ऋषभ देव जी का मंदिर है, और यहाँ पर अधिक केसर यानी केसर सर्वाधिक चढ़ाने के कारण इनको केसरिया जी भी कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या करते हैं? केसर चढ़ाते हैं, केसर चढ़ाने के कारण। और इनकी जो मूर्ति है, मूर्ति का रंग काला होने के कारण इनको काला जी भी कहते हैं, मेवाड़ क्षेत्र में भील समुदाय द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कान की कितनी हड्डियां होती है? देखिए साइंस शुरू हो गई है, यहाँ से आपके साइंस के प्रश्न आने स्टार्ट हो गए हैं। और आपके जो ये पार्ट बी है यानी साइंस वाला, तो इसका ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसके भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लेकर आया हूँ सभी के सभी, तो जुड़ जाइए। और यहाँ पर कान की कितनी हड्डियां पूछी गई है, यानी 2, 4, यहाँ पर 3 लिख देना। 2, 3, 6, 8, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। यानी कान की कितनी हड्डियां होती है? टोटल 3। कौन कौन से नाम क्या होते हैं उनके? एक हो जाएगा आपके मेलियस, मेलियस। दूसरी हड्डी हो जाएगी आपके इनकस। और इसी प्रकार आपकी तीसरी हड्डी हो जाएगी जो अपने शरीर में सबसे महत्वपूर्ण, यानी अपने जो परीक्षा होती है, परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हड्डी है, क्योंकि ये अपने शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है आपके स्टेप सी, यानी आपके जो कान की हड्डी होती है मध्य कर्ण में। यानी ये जो तीनों हड्डियां हैं आपके मध्य कर्ण में होती है। मध्य करने में जो अपने के सुनने में सहायता प्रदान करती है। और अगर बात करें हम बाह्य करने की और अंतः करने की, तो उनमें कोई हड्डियां नहीं होती है। यानी कान में पूरे में ये 3 हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेप्सी। और स्टेप्सी क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी। और अगर साथ साथ आपसे पूछ ले कि बड़ी हड्डी कौन सी है अपने पूरे शरीर में, तो हो जाएगी आपके फीमर। फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपके जांग में। ठीक है, पूरा का पूरा क्लियर है, डिटेलिंग में है पूरी क्लास। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। लार की प्रकृति क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके अम्लीय। यानी अम्लीय प्रकृति की लार होती है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है अम्लीय का, सॉरी लार का? तो यहाँ पर होता है 6.8। और 6.8 देखते हैं हम, इसको अम्लीय बोल देंगे। क्योंकि जो 7 है, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय। और अगर इसका मान 7 है तो ये हो गया आपके उदासीन। पूरा का पूरा आपको पीएच स्केल एक बार में समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आपको लार के बारे में बताया कि 6.8 इसका पीएच मान होता है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर के पित्त का स्त्रावन करता है, यानी उत्पादन करता है? तो आमाशय, पित्ताशय, अकृत, यकृत, या फिर छोटी आंत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। यानी यकृत द्वारा पित्त को पैदा किया जाता है, यानी उत्पादन किया जाता है। और इसके बाद जो संचयन यानी जो इसका स्टोर होता है वो कहाँ पर होता है? आपके पित्ताशय में। पित्ताशय में इसका स्टोर होता है। और साथ ही साथ ये जो पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में जाता है, और वहां से पित्त नलिका से आता है। और बाद में अगर बात करें इसके रंग की, तो ये हल्के पीले रंग, हरे रंग का होता है। पीले हरे रंग का पित्त होता है। और इसकी जो मात्रा होती है, यानी इसके पीएच मान की बात करें, तो इसके पीएच मान हो जाएगा इसका 7.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कच्चे अंडे के सफेद हिस्से में उपयोग या खाने से निम्न में से किसकी कमी होती है? फोलिक अम्ल, बायोटीन, नियासिन, या फिर पाइरोडोक्सिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बायोटीन। बायोटीन क्या होता है? तो विटामिन, 2 विटामिन होते हैं जिसे हम बायोटीन कहते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं वो? एक तो हो जाएगा आपके विटामिन एच, और एक हो जाएगा आपके B7। इन दोनों की कमी पाई जाती है, और इससे क्या होता है कि बच्चों में और बड़ों में दोनों में अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। बच्चों में होता है क्रेडल टॉप। आपके नाम आ सकता है कि क्रेडल टॉप किसके अधिक या फिर कमी के कारण होता है, किसके अधिक उपयोग से होता है? तो कच्चे अंडे के सफेद हिस्से से। और बड़ों में कौन सा रोग होता है? तो त्वचा का रोग हो जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सेबोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालने वाले जीवाणु को कहते हैं। यानी जो उपभोक्ता यानी जो इसका उपयोग कर रहा है जीवाणु का,
उसके लिए जो लाभकारी प्रभाव डालने वाला जीवाणु कौन सा है? प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, सिनबायोटिक या फिर एंटीबायोटिक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक एक प्रकार का जो खाद्य पदार्थ है, ये क्या करता है कि अपने शरीर में जीवाणु जो जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी मात्रा में अधिक करता है, यानी ये क्या हो गया आपके जीवित सूक्ष्म जीव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपके कौन सी विषय शुरू हो गई है, सब्जेक्ट कौन सी है ये? मैथ्स। बिल्कुल आपके सभी के सभी प्रश्न लेकर आ चुका हूँ मैं। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, जीके हो गया। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल साथ के साथ रहना है, पूरी मेहनत करनी है, तैयारी पूरी लगन के साथ करनी है। तो यहाँ पर आपके ये प्रश्न आ जाता है यहाँ से, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है? ने हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? जैसे कि हमने एक भिन्न ज्ञात करनी x/y, और इसका अनुपात हमें बोल रहा है कि ये अनुपात है 1/27, और 1/27 के उसके साथ है, किसके साथ है? जितना 3/11 का 5/9 के साथ है। यानी हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? जैसे x/y इधर से, और इधर से ये 5/9 दोनों बराबर इंटू कर लेंगे हम, तो कैसे होगा? 5/9 बराबर में ये वापिस इधर चला जाएगा, तो 3/11 इंटू 1/27। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 से 27 कैंसिल हो जाएंगे 9 बार। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x/y बराबर 5 1/99 इंटू 9/5, यानी ये बराबर के इस साइड आ जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, 9 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 9/5। तो 9 से ये जो 5 11 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 11। तो 11 इंटू 5 कितने हो जाएंगे? x/y बराबर 1/55। तो करेक्ट आंसर हो गया। आपने जो वो अनुपात की बात कर रहा था, भिन्न की बात कर रहा था, वो कौन से हो गए? 1/55, यानी ऑप्शन नंबर आपके सी वाला, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके 1/55। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 100 से कम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 19, 23, 24 और 25। तो बिल्कुल ये गिनी हुई संख्या है, 25 संख्या होती है आपके 100 से कम अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके इंपोर्टेंट रहने वाला है, ये राम और मोहन की आयु वर्तमान में क्रमशः 36 वर्ष और 16 वर्ष है, यानी राम की आयु कितनी होगी? 36 वर्ष। यहाँ पर हम लिख लेते हैं राम 36 वर्ष, मोहन 16 वर्ष। कितने वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु से दुगुनी हो जाएगी? तो यहाँ पर अपने को क्या करना है कि डायरेक्ट आपको हल करना है। हल कैसे करेंगे? पहले हम देखेंगे कि एक दोनों व्यक्तियों की अलग अलग जो आयु दे रखी है, उनमें हम क्या करेंगे, एक बार तो एक्स मान लेंगे इसको, यानी हमें ये ज्ञात नहीं है तो हम इसे एक्स मान लेते हैं कि कितने वर्ष बाद, तो एक्स वर्ष बाद। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36 प्लस एक्स, नीचे में क्या कर लेंगे 16 प्लस एक्स, और कितनी बोल रहा है? 2 गुनी हो जाएंगी, यानी 2/1, 2 गुनी हो गई है। तो यहाँ से हम ये 16/x को 16 प्लस एक्स को यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 36 प्लस एक्स बराबर 32 प्लस 2x, और ये 2x, ये x इधर आ जाएगा, ये 32 इधर आ जाएगा, तो 2x माइनस एक्स, 36 माइनस 32, तो x बराबर 4 आ गया। 36 माइनस 32 कितने हो गए? 4। x बराबर 4, यानी सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो गया। अगर अपने को इतना साधारण, यानी ये जो प्रश्न दे रखा है, बिल्कुल साधारण प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है, कैसे हो गया कि इसको हम सवाल से देखकर भी बता सकते हैं। जैसे हमने ऑप्शन में रखा, ये ऑप्शन को अपने x की जगह रखा, तो जैसे ये बोल रहा है कि कितने वर्ष के बाद ये आयु दुगुनी हो जाएगी, तो 8 वर्ष रखेंगे हम। तो अगर 36 में 8 जोड़े, तो 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 44, और 16 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे आपके 24, तो 24 का डबल तो 48 होता है, तो ये तो नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, 2 वर्ष बाद, तो 36 प्लस 2 हो गए आपके 38, और 16 प्लस 2 हो गए 18, तो 18 का डबल हो जाता है 36, तो ये हो गया 38, तो ये वाला ऑप्शन भी आपके गलत हो गया। अगर तीसरा ऑप्शन रखे हम 4 वर्ष बाद, यानी हमने जो मेथड फर्स्ट से निकाला, मेथड फर्स्ट से जो निकाला वो आंसर आपके आ गया है, ये सही है कि नहीं है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, यानी 36 में 4 जोड़े 40 हो गए, और 16 में 4 जोड़े 20, तो यानी 20 का डबल कितना हो गया? 40 हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी 4, बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कोई दुकानदार 200 क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि 25% बट्टा देने, यानी बट्टा मतलब क्या हो गया यहाँ पर? छूट। बट्टा मतलब क्या आ जाए? बट्टा से कंफ्यूज नहीं होना है, बट्टा नाम से ये हो गया आपके छूट हो गया। तो यहाँ पर छूट देने के उपरांत उसके 35% का लाभ हो, यानी यहाँ पर ये प्रश्न बोलना क्या चाह रहा है कि अगर एक दुकानदार है, उसके पास 200 रुपए की एक वस्तु है, वो कितने रुपए में बेचेगी, उससे भी 35% का उससे तो फायदा हो जाए, एक बार तो उससे 35% का फायदा हो जाए, और वो ग्राहक को भी 25% की छूट बोलकर उसे बेचे,
तो यहाँ पर वो क्या करेगा कि पहले तो सबसे पहले स्टार्टिंग में वो क्या कर लेगा, एक बार उसकी जो 35% का लाभ है वो निकालेगा। तो 35% के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 100 में 35 जोड़ेगा तो 135, क्योंकि 135% चाहिए उसे, 100% तो हो गया 200, और 135% निकालेगा तो 135 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 135 इंटू 2 कर लेगा, 10 हासिल का 1 7 और 2, यानी कितना आ गया आपके पास, 270। यानी उसे बेचने कितने रुपए में, अब 270 में बेचनी है। यानी कि आपके छूट देने के बाद 270, यानी अभी अब छूट इसमें जोड़नी बाकी है। तो कितनी छूट देनी है उसे, 25%। यानी 25% छूट देने के लिए वो क्या करेगा कि एक्स इंटू 75/10, सॉरी 100, 75/100। 75/100 क्यों करेंगे हम, 25% की छूट दे रहा है तो 100 का 100, और इस 100 में से 25 माइनस कर लेंगे 75, तो बराबर में कितने आ जाएंगे आपके 270। यानी इसमें बेचना है अपने को, तो एक जीरो आपके ये जो 100 है इधर गुणा हो जाएगा। पहले इसको यहीं से कैंसिल कर देते हैं हम, 25 के बारे से 3 और 4। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स यानी 3x बराबर 270 को 4 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 28, 2, 10 और 0। तो एक्स का वापिस हम 1080 में भाग लगाएंगे, सॉरी 3 का, तो कितनी बार जा रहा है, 3, एक इसे दिया 6 और 360, 360 आपके आपके ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल आपके करेक्ट हो गया। अरे आपको नहीं दिख रहा हो तो एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल आपको दिख रहा है, कंप्लीट हो गया ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साधारण ब्याज, यानी देखिए ब्याज का प्रश्न आ चुका है आपके, साधारण ब्याज की किसी दर पर, यानी एक दर आपको ज्ञात करनी है इसमें कि दर पर कोई धनराशि है, यानी धनराशि ज्ञात करनी है अपने को। क्या करनी है, धनराशि कितनी हो गई अपने पास, एक्स, और 3 वर्ष में 850 हो जाती है, 4 वर्ष में 925 हो जाती है, तो वह धनराशि है। तो 550, 600, 625 या फिर 700। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर हम मेथड फर्स्ट की बात करें, जो आपका सबसे लॉन्ग टर्म में, यानी अपने को लंबे तरीके से करना है अगर, तो मेथड फर्स्ट से करेंगे। कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे कि एक बार इसकी दर को मान लेंगे आर, सर ये तो धनराशि है, ये सो एक्स मान लो, और दर को मान लेंगे हम आर, यानी जो ब्याज की दर है उसे हम आर मान लेंगे, आर प्रतिशत। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो ये जो ब्याज है 3 वर्ष का, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको एक्स से माइनस, 850 माइनस एक्स हो गया। इसको करेंगे हम एक्स इंटू आर इंटू 3, क्योंकि 3 वर्ष का है इसलिए 3 यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। अपन में आ जाएगा आपके 100। तो इस प्रकार से ये निकालेंगे तो ये पूरी समीकरण आ जाएगी आपकी, तभी 925 माइनस एक्स इंटू आर इंटू 4/100। तो ये हो गया आपके 3 वर्ष के लिए, ये हो गया आपके 4 वर्ष के लिए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों अलग अलग समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, एक समीकरण एक में, यानी जो अपने पास ये एक समीकरण है, ये दो समीकरण है, समीकरण एक में हम 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 850 माइनस एक्स बटा 950 माइनस एक्स बराबर 3/4। तो ये हो गया। इसके बाद में हम अगर एक्स का मान निकालने जाएंगे तो लास्ट में अपने पास आएगा 3400, यानी गुणा करने के बाद आ रहा है 3400 माइनस 2775 बराबर 4x माइनस 3x, यानी एक्स बराबर अपने पास कितना आ गया, 625 रुपए। तो ये तो पूरी लॉन्ग टर्म में विधि हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी ऐसे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। पर अगर हम बिल्कुल छोटे तरीके से करें, हम अगर थोड़ा सा आइडिया लगा ले कि ये ट्रिक लगा लेंगे तो इससे हल हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार ये पूरा क्लियर कर देते हैं आपको, बाद में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जो दूसरी विधि है आपके सामने वो शॉर्ट विधि है और टेक्निक वाली है, यानी आपको ट्रिक लगा कर डायरेक्ट करना है। इतना लंबा आपको एग्जाम में करने के लिए समय नहीं मिलने वाला है इतना, इसलिए बिल्कुल आपको सरल साधारण तरीके से कर लेना है। अपने को क्या मतलब है, अपने को आंसर से मतलब है। ठीक है, देखिए एक बार अब हम दूसरी तरीके से देख लेते हैं इसको। दूसरा तरीका क्या है कि सीधा करना है अपने को। सबसे पहले निकालना है कि अपने पास 4 वर्ष का, 4 वर्ष का कितना है, 925 रुपए आया। 4 वर्ष का ब्याज, यानी ये जो है, ये जो धनराशि है ये ब्याज समेत है, यानी मूलधन भी है इसमें, ब्याज भी है, ये भी मूलधन है, ब्याज भी है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि इनमें मूलधन तो कॉमन है। तो ब्याज आया 1 वर्ष का, यानी 3 वर्ष से 4 वर्ष में जब ये शिफ्ट हुआ तो 925 माइनस 850 करेंगे तो वो आ जाएगा आपके 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज पहले निकाल लेना है आपको। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 5, 12 में से 5 गए तो 7, यानी 75 आ गया आपके 1 वर्ष का ब्याज। ये ब्याज निकाल लिया हमने। अब सीधा क्या करना है अपने को, ये 3 वर्ष का जो ब्याज है यानी 850,
इसमें से भले हम 925 में किसी से में से भी एक में से माइनस करना है, तो 3 वर्ष का ब्याज में से हम क्या करेंगे, पहले से इसको 3 वर्ष का ब्याज बना देंगे। 75 यानी 1 वर्ष का आया, 3 वर्ष का बनाने के लिए इसे 3 से गुणा कर लेंगे। 15 हासिल का 1, 21 और 1 22, यानी 225 आ गया। 850 में से हम 225 को माइनस कर लेंगे डायरेक्ट। क्या आ गया, 625। बिल्कुल करेक्ट आंसर। कितना शॉर्ट टर्म में, यानी बिल्कुल ट्रिक से अगर हम करेंगे, ट्रिक से या मेथड दूसरी से करेंगे हम, तो बिल्कुल आपके साधारण तरीके से होने वाला है ये। इतना लंबा उलझने की जरूरत नहीं है इसमें। और अगर आप चाहें तो 4 वर्ष में से भी ये कर सकते हैं। 925 माइनस इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा आपको। 4 से गुणा किया, 20 हासिल के 2, 7 चौक 28 और 3, 300 हो गए। 300 इसमें से माइनस कर लेंगे तो आ जाएंगे आपके 625। किसी भी तरीके से अगर आंसर हो गए वो सेम आने वाले हैं आपके। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये पूरा क्वेश्चन हो गया है। आज हमने मैथ, साइंस, जीके पूरा का पूरा आपको क्लियर करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।